हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज हमारी दूसरी क्लास होगी। दूसरा टेस्ट पेपर आपके लिए तैयार है। ठीक है, एक 35 क्वेश्चन का सेट मैं आपको करा चुका हूँ। आज दूसरा टेस्ट है। ठीक है, तो मेरे साथ इसको सॉल्व करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। ठीक है, और फिर कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके 35 में सही हुए। ठीक है, तो कल एक सीरीज़ मैंने आपको सॉल्व कराई थी। आज उसी सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो पेपर है वो आपके सामने है, टेस्ट सीरीज नंबर 2। ठीक है, टारगेट हमारा पेट 2023 है। ठीक है, कंप्लीट जीएस के 35 क्वेश्चंस का सेट हम लेकर चल रहे हैं डेली। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, सोमा मंडल, अमरेंद्र, ये अमरेंद्र है, अमरेंद्र प्रकाश, चमनलाल या जेमिनी शंकरन। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए। देखो, सोमा मंडल जो थी ये पहली महिला, इनसे पहले ये थी और ये सेल की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो आपका उत्तर जो होगा यहाँ पर अमरेंद्र प्रकाश होगा। ये नए बने हैं सेल के अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय इतिहास प्राधिकरण। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, समर्थ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई। पहली चीज़ है कि ये समर्थ अभियान है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। समर्थ अभियान क्या है, किस लिए चलाया जा रहा है। तो जो समर्थ अभियान है, ध्यान रखिए बच्चे, 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने का एक प्रोग्राम है। ठीक है, समर्थ अभियान। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक शहर से की गई और वो कौन सा शहर है, गाजियाबाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा गाजियाबाद से इस समर्थ अभियान की शुरुआत फरवरी में की गई थी और ये 15 अगस्त 2023 तक चला। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। समर्थ अभियान किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण से संबंधित है। लक्ष्य रखा गया था 50,000 ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर के आगे लगा लो उत्तर प्रदेश यानी यूपी। यूपी के किस शहर में तेलुगु, ये तेलुगु नहीं है, तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालू उत्सव मनाया गया। ठीक है, पुष्करालू उत्सव जो है ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया, इसको आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ललितपुर, वाराणसी, प्रयागराज और सोनभद्र। ठीक है, तो देखो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। यहाँ पर यह उत्सव मनाया गया। तेलुगु भाषियों का यह उत्सव है, कौन सा, पुष्करालू उत्सव, और यह मनाया कहाँ गया, वाराणसी में मनाया गया, उत्तर प्रदेश वाराणसी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। आगे चलते हैं। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25। ठीक है, 25 हाई कोर्ट्स हैं टोटल भारत में। अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति कौन है इस समय, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं बनने वाली, जनजातियों से पहली महिला हैं जो बनी है। ठीक है, और क्रम के अनुसार ही ध्यान रखिए 15वीं राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, ये क्रम भी ध्यान रखना आपको कि ये इनका क्रम कौन सा है, 15वां क्रम है। ठीक है, तो हाल ही में इन्होंने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है, तो इसका भी उत्तर होगा आपका झारखंड उच्च न्यायालय। यहाँ पर सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी। ठीक है, इसमें है परमंदर चोपड़ा बनी है क्या, या मैथिली ठाकुर हैं, या खतीत कौर हैं, या फिर सुमन शर्मा है। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर गेस करना है क्या होगा। तो ध्यान रखिए भैया, मैथिली ठाकुर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, एनडीआरएफ की पहली बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और मैथिली ठाकुर इनको बनाया गया है। किसका, आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया। क्लियर है? चलो आगे देखो।
भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग, जिसको जिम्मेदारी गई थी हमारा बॉर्डर जो है वो बॉर्डर लाइन क्या होगी, बॉर्डर निर्धारित करने के लिए एक आयोग बना था जिसको कहा गया सीमा आयोग। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ध्यान रखिए कौन थे। माउंटबेटन नहीं, ये नहीं थे। जेम्स बोल्ट भी नहीं थे, रिचर्डसन भी नहीं थे। जो रेडक्लिफ महोदय हैं ये हमारे सीमा आयोग के अध्यक्ष बने थे 1947 में। जब भारत का विभाजन हुआ था तो सीमा के निर्धारण को लेकर एक आयोग बना था, सीमा आयोग, और उसके अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ महोदय। इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ रेखा। इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, हिस्ट्री में आ जाइए। गौतम बुद्ध के समय, एक चीज़ ध्यान रखना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक क्वेश्चन आपको पेट में मिलने की पूरी उम्मीद है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ और कर भी रहा हूँ कि इनसे जो भी संभावित प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं उनको मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, नाम याद रखिए, जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, प्रसेनजीत, चंड प्रद्योत या फिर उदयन। आपके पास 4 विकल्प हैं और आपका उत्तर इसमें जो सही होगा वो होगा बिंबिसार। जो ये बिंबिसार का ये राज्य वैद्य था जीवक। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के समय की घटना है। ठीक, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। अगर पूछा जाए कि बिंबिसार किसके समकालीन था, तो किसके समकालीन था? गौतम बुद्ध के समकालीन था। ऐसे भी क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या होगा? ए, बिंबिसार। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला है आज़ाद हिंद फौज यानी NIA का प्रथम सेनापति था। पहला सेनापति कौन बना था आज़ाद हिंद फौज का? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से बहुत फेमस है, उसका गठन किया था। तो जो पहले सेनापति बने थे वो कौन थे? मोहन सिंह थे, प्रीतम सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे या शहनवाज खां थे? तो ध्यान रखने भैया, बहुत से लोग इसमें सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। जो पहले सेनापति बने थे NIA के, ठीक है, वो कौन थे? मोहन सिंह। तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आज़ाद हिंद फौज के जो पहले सेनापति या कैप्टन बने थे वो कौन थे? मोहन सिंह। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां अगर नहीं करेंगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब लोग इस पर कंफ्यूज हो सकते हैं सुभाष चंद्र बोस और मोहन सिंह में। तो सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था, पहले सेनापति मोहन सिंह बने थे। ठीक है, चलो अगला क्या है? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा। किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। पहली चीज़ उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी से संबंधित है और एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अधिवेशन था ये। ठीक है, इसलिए ये हमेशा नज़र में रहता है, एग्जामिनर जो भी हो वो इस पर ध्यान एक बार देता ज़रूर है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको पता है 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसमें इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर एक समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। इसके साथ साथ नरम दल और गरम दल भी कांग्रेस के एक साथ आ गए थे। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं। एनी बेसेंट नहीं, एनी बेसेंट नहीं थी। लाला लाजपत राय ये भी नहीं थे। मोतीलाल नेहरू ये भी नहीं थे। AC मजूमदार, यही आपका अंबिका चरण मजूमदार जो हैं ये अध्यक्ष बने थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? AC मजूमदार। इनका पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार। क्लियर है? चलिए साथ में करते रहिए, फिर अपना स्कोर चेक कीजिएगा कितने आपके सही निकले। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र, ठीक है, इसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बदल दिया गया है। किस वर्ष हुआ था? सबको पता है कि 1925। ठीक है, सहारनपुर के पास ये घटना घटी थी, काकोरी षड्यंत्र। इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब इसको जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी ये देखो क्या है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके स्थानीय स्वशासन का जो टॉपिक दिया है पेट में, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस होती है उससे संबंधित सवाल है 73वां 74वां संशोधन। ठीक है, जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है ऑफलाइन उनको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि 73वां संशोधन क्या था और 74वां क्या था। 1992 में ये हुआ था। अब तो आप गेस कर ले गए होंगे कि उस समय PM कौन था। 1992 में दोनों संशोधन हुए थे
और 2 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं अनुसूची ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब तो गेस कर ले जा सकते हैं आप कि 1992 में पीएम कौन था? इंदिरा गांधी, ये तो नहीं थी। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे या राजीव गांधी, ये भी बहुत पहले थे। वीपी सिंह भी नहीं थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव, ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, 73वां और 74वां संशोधन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 74वें के द्वारा नगर पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 2 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ लागू है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 लेवल की व्यवस्था है हमारे पास। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमारा स्थानीय स्वशासन से ही है। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि भी हाल ही में एक बिल पारित किया गया है संविधान संसद में। ठीक है, संसद में एक बिल पारित किया गया है महिलाओं को आरक्षण देने के संबंध में। तो अभी तक आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि अभी तक सिर्फ 1/3 आरक्षण का प्रावधान सिर्फ पंचायतों में महिलाओं को दिया गया था। इसके अलावा अन्य कहीं भी किसी भी प्रकार के चुनाव में कोई आरक्षण नहीं दिया गया था। लेकिन अब की बार एक बिल लाकर एक संशोधन करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, कि महिलाओं को जो अन्य चुनाव होंगे, जैसे संसदीय चुनाव जो होंगे, उनमें भी 1/3 सीट्स उनके लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है, तो अब महिला आरक्षण का मुद्दा थोड़ा गर्म चल रहा है, इसलिए इस पर भी एग्जामिनर की नज़र जा सकती है। तो देखो आर्टिकल 243 243 जो है, ये अभी जो संशोधन मैंने आपको बताया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसी के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। क्लियर है? ध्यान रखिए इसको। तो 243 में 16 अनुच्छेद थे टोटल। ठीक है, ए बी सी डी या का खा गा करके। तो जो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है वो है आपका कौन सा? अनुच्छेद 243 घ या 243 डी। अगर इंग्लिश में आएगा तो 243 डी भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको इस पर विशेष ध्यान रखना है। 1/3 कह सकते हैं या इसको 33% भी कहा जा सकता है। ठीक है, 1/3 कहा जाए या 33% कह सकते हैं, बात एक ही है। क्लियर हो रहा है? ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? सबको पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत पेट क्वेश्चन है। अगर आप सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। और इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। क्लियर है? समझ रहे हैं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन या एक 2 क्वेश्चन जहाँ से इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, मैं उठा रहा हूँ। और ये उसी ट्रेंड पर पेपर आपका सेट कर रहा हूँ जिस ट्रेंड पर UPSSC पे पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, 2 बार एग्जाम हुआ है, तो उसका ट्रेंड क्या रहा है उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं हो सकते और बहुत ज़्यादा लो लेवल भी हम नहीं जा सकते। ठीक है, स्टैंडर्ड अच्छा रहता है क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन आपका सूचकांक से है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी पीस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो 2023 की बात कर रहा है। कुल 163 देशों की रिपोर्ट आई थी और इसमें पूछा है कि भारत का कौन सा स्थान रहा था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, एक 88वां, 82वां, 107वां या फिर 126वां। ठीक है, कौन सा स्थान रहा है? तो लगभग पता होगा सबको, 126वां स्थान रहा है। कितने देशों में? 163 देशों में जो भारत का स्थान रहा है वो क्या रहा भैया? 26वां स्थान रहा है। इसका मतलब शांति के मामले में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कैसे आ सकती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक देखो, एक सूचकांक भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक जो सेट हो उसमें हम सूचकांक के भी जो बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर, मैं उनको भी शामिल करता रहूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी पूछा है। अगर भारत की पूछता तो सबसे लंबी गंगा है, लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, ठीक है, तो सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी? तो ध्यान रखिए, गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी
ठीक है। अगर भारत की पूछे तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गंगा होगी, ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो आपकी नील नदी है। क्लियर हो गया, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है? प्रायद्वीप क्या है? तो भारत आप जानते हो कि जो नीचे का हिस्सा है भारत का, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा कोई भी भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए भारत के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है उसके सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? अब देखो यहाँ पर पूछा गया है सही है, ठीक है, ठीक। तो आपको सही निकालना, इसका मतलब क्या है? इसमें 3 ऐसे हैं जो गलत हैं और 1 सही है, तभी तो आप निकाल पाओगे, ठीक है। देखो, बोमडीला हिमाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड और रोहतांग सिक्किम। अब 4 विकल्प हैं, इसमें 1 ही सही है, ठीक है। तो आप जानते हैं बोमडीला हिमाचल प्रदेश में नहीं है बच्चा, ठीक है। जो बोमडीला दर्रा है वो कहाँ है? वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, तो पहला तो गलत हो गया। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है भैया, ये कहाँ है? ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड, यही आपका सही विकल्प है, ठीक है। लिपुलेख, नीतिला, मानाला, ये आपके उत्तराखंड के दर्रे हैं, ठीक है। इसके लिए एक चाहो तो ट्रिक लिख लो, मालिनी, मा-ली-नी, ठीक है। माँ से मानाला, लिपुलेख और नीतिला, ठीक है। ला का मतलब दर्रा होता है, ठीक है। मानाला, लिपुलेख ला और नीतिला, जो ला शब्द लगाया जाता है, इस ला का मतलब ही दर्रा होता है, ठीक है। दर्रा क्या होता है? 2 पहाड़ियों के बीच जो सकरा रास्ता होता है उसी को हम दर्रा बोलते हैं, और इसको तिब्बती लोग जो हैं वो क्या? ला बोलते हैं। तो ला का मतलब दर्रा। और रोहतांग दर्रा सिक्किम में नहीं है बच्चे, ये आपका हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिपुलेख, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अब देखो, भारत के मैनचेस्टर की बात हुई, अब मैनचेस्टर से कई सवाल बनते हैं। मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड में, ठीक है, उसकी तुलना हम करते हैं, ठीक है। जैसे कपड़े का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर जहाँ हो उसको मैनचेस्टर बोला जाता है, ठीक। तो देखो, भारत के मैनचेस्टर की अगर हम बात करें तो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा अहमदाबाद। अब यहाँ पर कलेक्टिवली भारत का पूछा गया है तो अहमदाबाद तो लगाएंगे, यहीं पर उत्तरी और दक्षिणी का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर अगर पूछेगा तो यूपी का कानपुर है, ठीक है। अगर उत्तर भारत का पूछे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो आपका कोयम्बटूर इसमें दिया गया है। कोयम्बटूर जो है ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 3 सवाल आपके मैनचेस्टर से बन सकते हैं, या तो भारत का मैनचेस्टर पूछ लेगा, या उत्तर भारत का पूछ लेगा, या फिर दक्षिण भारत का पूछ लेगा। तो तीनों उत्तर आपके सामने हैं, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। क्लियर है? ठीक है, कोई भी डाउट लेके मत चलिए, सब कुछ क्लियर करते हुए चलिए, ऑल क्लियर करते मत चलना, ठीक है। क्वेश्चन ही क्लियर करते चलना। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली, अब देखो हरित क्रांति जो है उसका जनक सबको पता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इनको कहा जाता है हरित क्रांति का जनक भारत में। अगर पूछे विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है तो ये भारत के संदर्भ में हो गए। और अगर विश्व की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है।
वर्गीज कुरियन का नाम आया है तो उनको बता देता हूँ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो हैं उनको वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन जनक से नहीं पूछा है, उसकी जन्मस्थली से पूछा है। जन्मस्थली कहाँ है, तो अब ध्यान रखना भैया, पंतनगर। ठीक है, पंतनगर जो है ये भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कही जाती है। क्लियर है, तो कई फैक्ट्स आपके यहाँ से मिल जाएंगे। जन्मस्थली पंतनगर है। जनक MS स्वामीनाथन भारत में है। नॉर्मन ई बोरलाग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और एक क्वेश्चन और यहाँ से आप चाहो तो नोट कर लो, हरित क्रांति जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। अब देखो ये टॉपिक हमने उठाया है भारत के पड़ोसी देश, ये आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन किया गया है कि क्वेश्चन आपके भारत के पड़ोसी देशों से भी आएंगे। सीमा से पूछ सकता है, मुद्रा पूछ सकता है, राजधानी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। ठीक है, तो देखो नेपाल इसकी लगती है, म्यांमार लगती है, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा हमारा देश इसी के साथ बनाता है। ठीक है, ईरान जो है इसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो ईरान है ये भारत के साथ सीमा नहीं बनाता, नेपाल बनाता है, म्यांमार बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, इसके अलावा मालदीव और श्रीलंका ये दो ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये भी भारत के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, भूटान है, तिब्बत है और चीन है, ये भी भारत के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो बचपन MBA वाली एक ट्रिक है, सबको पता है, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है, पूछा गया था, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो जो नहीं बनाता है, तो ईरान भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बहुत पेट क्वेश्चन है, UPSSC हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए पेपर का लेवल ऐसा आता है कि 60 से 65-70% तक वो क्वेश्चन सब कर लें। 70+ के ऊपर जो जाते हैं उनको थोड़ी सी मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं इन सब क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आप बताइए। तो आप सबको पता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का स्थान पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है, तो यूपी चौथा है। पहले 5वां हुआ करता था, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तब से भारत जो है एक पायदान ऊपर आ गया है और अब चौथे स्थान पर है। वैसे चौथे स्थान पर भारत नहीं था, 5वें स्थान पर था। ठीक है, लेकिन आंध्रा और उसका विभाजन हो गया 2 जून 2014 को, तो अब जो है भारत यूपी चौथे स्थान पर आ गया है और पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान। अगर यहीं पर क्षेत्रफल की जगह पर पूछ लेता कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका यूपी सबसे आगे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की कमी नहीं है, लगभग 20 करोड़ के आसपास। जो पुराना डेटा है वो 19 पॉइंट समथिंग बताता है। अभी नया डेटा जब आएगा तो हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, बहुत मेहनती लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, राजस्थान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर आपको गलत निकालना है। तो ये क्वेश्चन जरूर पकड़ना कि पूछा क्या गया है, सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। ऐसा ना हो कि पूछा कुछ और जा रहा है और आप उत्तर कुछ और दे रहे हैं, तो गलत निकालो इसमें से। तो देखो, घूमर राजस्थान सबको पता है। ठीक है, दीपिका पादुकोण का वो गाना नहीं है, घूमर घूमर करके, सबको पता है। राजस्थान की संस्कृति पर मूवी आई थी पद्मावत, उसका है। बिहू बिहार, अब बिहू और बिह यहाँ भी बीहा, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि मिलता जुलता है तो बिहार का हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका जो है वो सही उत्तर होगा इसका, क्योंकि ये गलत सुमेलित है। ठीक है, तो बिहू कहाँ का है बच्चे, तो बिहू जो है वो असम का है। ठीक है, बिहू जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, असम का है। भांगड़ा पंजाब, ठीक है, सबको पता है भांगड़ा, 2 हाथ ऊपर करो और किसी भी स्टेप की जरूरत नहीं है। लावड़ी ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, इसको ध्यान रखना। जो लावड़ी है ये महाराष्ट्र में की जाती है, जो महिलाएं धोती और परिधान पहनकर करती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यही गलत है। बिहू बिहार का नहीं है, बिहू कहाँ का है, असम का लोक नृत्य है। चले आगे बढ़े, चलो अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य कार्य के लिए
दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अर्जुन पुरस्कार, अशोक चक्र, व्यास सम्मान या गीता चोपड़ा पुरस्कार, सबको पता है कि भारत में ज्ञानपीठ के बाद साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? व्यास सम्मान। सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ है भारत में जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो व्यास सम्मान है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। 2022 का व्यास सम्मान भी याद रखना किसको मिला है। तो 2022 का व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। किसको मिला भैया? ज्ञान चतुर्वेदी महोदय को 2022 का व्यास सम्मान दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला। तो आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योगा से ही होगा। कल भी मैंने योग से एक संबंधित प्रश्न लिया था, पतंजलि के बारे में बताया था। तो भारत में प्रत्येक वर्ष योग दिवस मनाया जाता है। और कौन सा दिन है? 21 जून। 21 जून को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? योग दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इसको ध्यान रखिए। ठीक है, और ये वैश्विक रूप से मनाया जाता है। ठीक है, भारत के प्रयासों से इसको वैश्विक स्तर पर ख्याति मिली है। 21 जून को हम प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र की शाखा सहायता की शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसका मुख्यालय यानी हेड ऑफिस कहाँ है? ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर रोम। आपको पता है किसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। ब्रुसेल्स में नेटो का मुख्यालय है, वही नेटो जिसके चक्कर में यूक्रेन और रसिया आपस में लड़ पड़े। ठीक है, तो जो ब्रुसेल्स है वहाँ पर नेटो, NATO, ठीक है, ये नेटो का हेडक्वार्टर है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा रोम, इटली। ठीक है, WEP का जो मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? अब देखो इसमें क्वेश्चन लगा है जाएगा, यानी घोषणा की गई है अब की बार। अभी आपका एक यान चंद्रयान 3 जो है इसको भेजा गया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और इसकी लैंडिंग कब हुई? 29 अगस्त को। 29 अगस्त 2023 को इसकी सफल लैंडिंग हुई। इसी उपलक्ष्य में हमने ये घोषणा की है कि अब से प्रतिवर्ष 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में इसको घोषित किया गया है कि अब ये प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई थी वो इसी 29 अगस्त को ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, ठीक है, भारत पहला देश है। कल मैंने बताया था कि जहाँ पर लैंडिंग हुई थी विक्रम रोवर की, उस शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था उसका। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है ये जो जया वर्मा सिन्हा है ये इसकी हेड बनी है और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहली महिला है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जया वर्मा सिन्हा ये बनी है रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष और CEO। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम बौद्ध परिषद का कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, यानी बौद्ध परिषद या संगीति बोल सकते हैं, परिषद को संगीति भी कहा जाता है। ठीक, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो आपको बताना है इसमें पहली बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। परिषद का मतलब होता है कि एक लोग बैठक बुलाते थे सामूहिक रूप से, तो उस पर यह काम चलता था। ठीक है, तो भैया ध्यान रखना ये कहाँ हुई थी? राजगृह में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 4 बैठकें हुई थी टोटल। पहली राजगृह में, ठीक है, दूसरी हुई थी वैशाली में, ठीक है, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी बैठक है और ये चौथी है। ठीक, चारों हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? ठीक है, यानी एड्स के लिए क्या जिम्मेदार है? विषाणु या वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोवा या फिर कवक। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि एड्स किसके द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, एक विषाणु है HIV, ठीक है, इसके द्वारा ही एड्स होता है। तो ये विषाणु जनित रोग है। यहाँ से भी एक रोग से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो विषाणु जनित रोग जो है वो है एड्स। HIV नामक विषाणु से ये फैलता है, ठीक है। और इसके द्वारा जो हमारे बॉडी में प्रभाव पड़ता है वो WBCs पर पड़ता है, यानी हमारी जो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स हैं इन पर जो है ये इनको प्रभावित करती है। और एड्स का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट नामक एक टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट, ठीक है। एलिजा टेस्ट किया जाता है इसकी जांच के लिए, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न हमारा है, मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिए हैं और एक तरफ राजधानी है, आपको मिलाना है। तो बहुत आसान सा सवाल है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती है। ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद मत याद कर लेना। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है अमरावती, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की क्या है? शिमला है। और उत्तराखंड की क्या है? देहरादून है। तो आपको देख लो, आपका क्या हो जाएगा? A2, B3, C1 और D4। आपका जो पहला विकल्प है यही सही हो जाएगा, ठीक है। ये कूट मिलाने वाले बहुत आसान सवाल होते हैं। अगर ये आ जाते हैं तो इसमें से अगर आपको 4 रो नहीं पता है, 2 या 3 पता है, तो उससे भी आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प? A सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। फिर से कूट है, निम्नलिखित मिलान कीजिए। फिर यहाँ देखो, अभी देखो राज्य और उसकी राजधानी मिलाने को आया था। अब देशों की राजधानी के लिए बात करते हैं। तो देखो, सूडान खार्तूम, मालदीव माले, बुल्गारिया की सोफिया, स्वीडन की स्टॉकहोम। लगभग सारी राजधानी आपको पता है इसमें। ये सूडान की खार्तूम है, वही खार्तूम जहाँ पर नील नदियों का मिलन होता है। वाइट एंड ब्लू नाइल मिलती है सूडान के खार्तूम में। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि ब्लू नाइल यानी नीली नील नदी और सफ़ेद नील नदी, ठीक है, ये दोनों इसी सूडान की राजधानी खार्तूम में ही मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, यहीं से इसका एक संयुक्त नाम हो जाता है नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है? मालदीव की माले है, बुल्गारिया की सोफिया है, स्वीडन की स्टॉकहोम है। तो आपका 1, 2, 3, 4 ये पहला विकल्प इसमें भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, ठीक। चलिए अगला देखो। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह है, एक फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि भारत क्या है? एक राज्यों का यूनियन है या संघ है। यूनियन की जगह पर एक शब्द, ये भी यूनियन का हिंदी रूपांतर क्या है? संघ। तो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। और अभी इस संघ की स्थिति क्या है? इसमें 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है इस समय संघ का, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश से ली गई? इकहरी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी जगह पर एक शब्द और यूज किया जाता है, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता से सब परिचित है, ठीक है। तो मैंने सोचा एक शब्द बदला जाए, इकहरी, ठीक है। तो इकहरी या एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान चलता है और ये हमने जो अडॉप्ट करी है वो ऑप्शन क्या है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या आयरलैंड। ये या है, आयरलैंड है ये, ठीक है, आयरलैंड। तो ध्यान रखिए, जो इकहरी नागरिकता है ये हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है, ठीक है। पॉलिटी में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि एकल नागरिकता होती क्या है, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, ब्रिटेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने की अनुमति दी गई? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में मैंने अपनी वीडियोज़ में पढ़ाया है। फंडामेंटल राइट्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मूल अधिकारों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप उसको देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या फिर 27।
तो ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 24 जो है इसके तहत सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 5 का जो है केस, कंघा, कड़ा, कृपाण। ठीक है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की आवाज़ पर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को ये आज़ादी दी जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। चलो अगला आ जाओ। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? अब देखो ये भी आपका, इसमें 2 स्थानीय स्वशासन की भी बात आती है और पंचायतों की बात यानी डीपीएसपी की बात भी आ जाती है। तो ग्राम पंचायतों का गठन है, तो आपने पढ़ा होगा जो डीपीएसपी है हमारे, डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, उसका अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा या ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सब यहीं से आप उत्तर निकाल लो। मूल अधिकार नहीं है ये, मूल कर्तव्य भी नहीं है, और निर्देश सिद्धांत था। निर्देश सिद्धांत जो है ये एक डीपीएसपी है, आर्टिकल 40 के तहत ये कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने का प्रयास करेगा या राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। और इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने आपको बताया था 2 संशोधन किए गए थे, एक 73वां और एक 74वां संविधान संशोधन किया गया था। ये दोनों कब किए गए थे? 1992 में। ठीक है, और 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़कर इस सिद्धांत जो राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई थी इसका निर्वहन इसने किया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 35 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। वित्तीय आपात का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल जो है इसका प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? ऑप्शन हैं जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर जापान। कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिए, इसने कर दिया है एक अलग, यानी आपातकाल नहीं बताया इसने, एक स्पेसिफिक वित्तीय आपातकाल बताया है जिसका उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है। ठीक है, 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है और ये हमने लिया है कहाँ से? अमेरिका से या यूएसए से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछता कि आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है तो उसके लिए आपका ऑप्शन क्या सही होता? जर्मनी। ठीक है, तो ये हो गई आज की क्लास। 35 क्वेश्चन आपके हुए। अब आप चेक करिए आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। अगर 35 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 35 में से 32-33 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अगर इससे कम है तो फिर आपको एक बार इस क्लास को देखिए, डिस्क्रिप्शन देखिए और जहाँ डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इस क्लास का PDF अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो PDF भी आपको मिल सकती है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।